हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त के जितने बड़े मुद्दे हैं उन सब के ऊपर पॉडकास्ट में चर्चा की गई है और खासकर सुनील कुमार शर्मा जी ने अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। टिन्नू यादव, जिनका नाम राम मंदिर चंदा चोरी में सामने आ रहा है, उनसे अखिलेश यादव के संबंध को लेकर कई बड़ी बातें की गई हैं इस पॉडकास्ट में सुनील शर्मा जी की तरफ से। इसके अलावा कार सेवा को लेकर के क्या उनकी सोच है, इस पर हमने बातचीत की है। राम मंदिर में चंदा चोरी जो है उसको कैसे उत्तर प्रदेश की जनता तक वो पहुंचाएंगे, समझाएंगे, इसके ऊपर बातचीत की गई है। तमाम जो बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं उन सब पर न सिर्फ उनका जवाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। खासकर बीजेपी क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, ये मैंने पूछा। जवाब जो उनका है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्या छात्र विरोधी हो गई है बीजेपी? विद्यालय बंद करवाए जा रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलेगा? ये तमाम सवाल मैंने उनसे पूछे और उन तमाम तीखे सवालों का बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग जवाब हमें मिला है जो आपको सुनना चाहिए। यूपी इलेक्शन चरम पर है। मैंने पहले ही कहा था टीम एसकेटी अब उतर चुकी है मिशन उत्तर प्रदेश के ऊपर। आप अगला पॉडकास्ट किस मंत्री का, किस विधायक का, किस उम्मीदवार का देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। कोशिश हमारी रहेगी उन तमाम लोगों से जुड़ने की जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल करना होगा सब्सक्राइब, ताकत हमारी इससे बढ़ती है और ऐसे ही कुछ और बड़े चेहरे और बड़े मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके सामने हम लेकर आ पाते हैं। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। और चलिए अब मैं देती हूं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान सुनील कुमार शर्मा को। पॉडकास्ट में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। उनसे मैं मिलवाऊं आपको, उसके पहले आपको ये बता दूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में विधानसभा चुनावों में पहली बार रिकॉर्ड मतों से जीत का जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम दर्ज है। तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत उन्होंने हासिल की थी। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेके भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्माई हुई है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें आपको जगह दी गई, तो ढेर सारी पहले तो मेरी तरफ से और टीम एसकेटी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। अब पहला सवाल यही कि आप जब जीते थे रिकॉर्ड मतों से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। हम लोगों को ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस वक्त ही लगा था कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा। पर अब जब चुनावों के ठीक पहले, चुनाव की तैयारी इस वक्त चल रही है, उसके ठीक पहले 2024 में बनाया गया, 2 साल बाद। 2 साल बाद बनाया गया। अब ये हम समझना चाहते हैं कि ये जो देरी हुई उसके पीछे वजह क्या ब्राह्मण वोटों को साधना तो नहीं रहा आपका चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल करके? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण चेहरा और ब्राह्मणों को साधने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सदैव है। अच्छा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी हैं, सनातन में आस्था रखने वाले हैं, तो ब्राह्मण तो स्वतः ही वहाँ जाएगा जहाँ उसको लगेगा कि हमारा सनातन सुरक्षित है और हमारा देश सुरक्षित है। सबको दिख रहा है कि मोदी जी के हाथों में, योगी जी के हाथों में आज राष्ट्र सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है और सनातन की आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो ब्राह्मण को साधने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं इस विचार के साथ है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती, वहाँ पे खासे नाराज़ वो हैं। अब पता नहीं कौन कहते हैं इस बात को। अच्छा। उत्तर प्रदेश में हाँ। जो मोदी जी ने एक शुरू में ही एक आह्वान किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसका अक्षर से पालन सभी राज्यों में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। किसी के साथ ना कोई भेदभाव है ना पक्षपात है। हम तो सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी चल रहे हैं। अब विपक्षी दलों के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं तो वो इस तरह के सिगुफे छोड़ते रहते हैं। उनका अपना उन पर कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है, तो वो दूसरे सहारे पकड़ते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन्हें कोई सहारा मिलने वाला नहीं है, उनकी नैया डूब चुकी है।
2017 में उनका सफाया हो जाएगा, उन्हें कोई खोजने वाले से भी वो नहीं मिलेंगे। 2027 में 2017 को दोहराया जाएगा। हाँ, आप चाहे भले इस बात को कितना भी नकारें, मैं उस तस्वीर पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। दिसंबर 2025 में हमने देखा कि जिस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त 50 से ज़्यादा विधायक और एमएलसी एक साथ इकट्ठा हुए और ये खबर आई कि ये गुट बनाने की कोशिश है ब्राह्मणों की। मैं नहीं जानती सर उस मीटिंग में आप थे या नहीं थे, आप थे उस मीटिंग में? ना, मैं नहीं था। लेकिन उसमें जो लोग थे आपसे संपर्क में ज़रूर होंगे। वो सब विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, कोई एमएलसी हैं, और कोई गुट नहीं था। मीडिया ने उसको उस प्रकार से प्रचारित कर दिया। जब सदन चलता है तो कई बार सब कुछ लोग इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं। वो बड़ा मंगल था, शायद बड़े मंगल के अवसर पर वो एक विधायक ने अपने यहाँ कुछ लोगों को आमंत्रित किया। खाली ब्राह्मणों को? अब ये उसका दृष्टिकोण होगा, हो सकता है ब्रह्मभोज कर रहा हो। अच्छा। अब ब्रह्मभोज में तो ब्राह्मण ही जिमाए जाएंगे। हाँ। ठीक है ना, तो उसने अपने यहाँ ब्रह्मभोज रखा, ब्राह्मण विधायक बुला लिए। हाँ। तो उसमें ऐसा कोई नहीं था। मुख्यमंत्री जी के नज़दीक के भी थे, दूसरे नज़दीक के भी थे, आपके हमारे नज़दीक के भी थे, बैठे। लेकिन उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया, कुछ दूसरे लोगों ने उसको हवा देने की कोशिश की जैसे कोई गुट बन रहा हो। कोई गुट नहीं है। तो फिर क्या वजह रही कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर सामने आके ये बात बोली कि जाति आधारित बैठकें पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के अनुरूप नहीं है? चूंकि उस बैठक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, तो ये आवश्यक हो गया था सावधानी बरतना कि इस प्रकार के विषय हम दें ही ना। इसलिए पंकज जी ने सब कार्य, उनको प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अनावश्यक की चर्चा जिस कारण से उत्पन्न होती हो उस कारण को नहीं हमें बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे ठीक है। ब्राह्मणवादी गुट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप नहीं स्वीकार कर रहे बहरहाल, लेकिन दबे स्वर में लखनऊ में लोग ये कहते हैं, खुले तौर पे तो कोई नहीं कहता, लेकिन दबे स्वर में ये ज़रूर कहा जाता है कि बीजेपी में ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स चल रही है योगी राज में। अब योगी जी तो संत हैं, हाँ। सन्यासी हैं। जो सन्यासी होता है उसकी तो कोई जाति नहीं होती। ठीक बात। तो योगी जी की तो जाति अगर कोई लोग बता रहे हैं तो गलत है। सन्यासी हैं वो तो। ये सन्यासी का तो जनेऊ यज्ञोपवीत भी काट दिया जाता है, चोटी भी काट दी जाती है, तो उसकी जाति कहाँ रह जाती है? कोई जाति नहीं है। सनातन के प्रति उनकी आस्था है, सनातन की एक पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की जो लोग बात कह रहे हैं उसमें कोई आधार है या कोई तथ्य। वो केवल, मैंने कहा कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा विहीन लोग हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कौन लोग हैं? वही जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग इधर उधर से सिगुफे छोड़ते हैं, उनका वजूद समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है? खत्म हो जाएगी इस बार। उनका एक्सपोजर हो चुका है। 2024 के चुनाव में उन्होंने भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके लोगों का वोट प्राप्त कर लिया कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भाजपा तो भारी बहुमत में रही थी, उन्होंने तो कभी किया नहीं। और उसको इतनी जल्दी इस तरीके से प्रचारित किया गया कि समय रहते उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया और लोगों को गुमराह करके वो वोट पा लिया गया। लेकिन अब लोग सचेत हैं, उसका जवाब दे दिया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चाहे उपचुनाव हुए हों या कोई भी इलेक्शन हुआ साफ होगी। और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे दिल्ली में हुआ या हरियाणा में हुआ या बिहार में हुआ, और अंतिम चुनाव बंगाल का देख लीजिएगा किस प्रकार से ये जो इंडी गठबंधन है उसका सूफड़ा साफ हुआ है। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रम फैलाया इसलिए वो ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन खबरें ये चल रही थी कि क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में मतभेद था उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए ये नतीजे सामने आए। तो अब सब ठीक है संगठन और सरकार में? कोई मतभेद ना तब था ना आज। संगठन, सरकार, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है कि यहाँ कोई मतभेद नहीं है और कोई आपसी विवाद नहीं है। हमारा बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज तक
कांग्रेस न जाने कितनी बार टूटी है, लेकिन जनसंघ की स्थापना होने से आज तक जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं टूटी है। ये हमारी संगठन की पहचान है और यही हमारे संगठन की जान है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी नितिन नवीन जी को कि जब वो पहुंचे उत्तर प्रदेश तो उन्होंने बोला पहली बार तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं पहले कई बार प्रभारी उत्तर प्रदेश का रह चुका हूँ, और फिर नितिन नवीन जी ने कहा कि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में गुट बन जाता है, मैं पहले भी देख चुका हूँ। उनका गुट संगठन के गुट से मतलब नहीं था कि संगठन सरकार का कोई गुट बन जाता है। कई बार स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग अटैचमेंट रखने वाले लोग होते हैं, तो उनका प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतिद्वंद्विता भी होती है। दो लोग टिकट मांग रहे तो स्वाभाविक है दो गुट बन गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट गुट बन गए। टिकट घोषित होगा, मामला खत्म है। उनका गुट ये नहीं है कि सरकार और संगठन गुट बन जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, स्थानीय स्तर पर अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो वो ऐसा लगने लगता है जैसे गुट बन गए हों। गुट नहीं है। बनारस में मेरा जन्म हुआ है जी, और जी। मैं वहीं पली बढ़ी हूँ, जी। तो वो जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं उसकी गवाह तो मैं खुद हूँ, मैं साक्षी रह चुकी हूँ कि मेरे बचपन में उत्तर प्रदेश और ख़ासकर वाराणसी की मैं रहने वाली हूँ, तो वहाँ का हाल क्या था और अब क्या है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी की जब आप बात करते हैं तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाना क्योंकि आजम खान का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, एक मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ है, एक समाजवादी पार्टी लीडर का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए उस पर बुलडोजर चलाया जाना वो कहाँ तक सही है? देखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारी सरकार कभी किसी के साथ नहीं करती, और अगर सरकार ऐसा करेंगी तो सरकारों के ऊपर न्यायालय है, फिर तो न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अगर अवैधानिक तरीके से किसी को नोटिस दिया गया है तो उसके पास अधिकार है, अवसर है कि वो जाए न्यायपालिका में जा कर के उस नोटिस को चैलेंज करे, कहे कि भाई मेरा तो लीगल है और ये नोटिस गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया है, गलत दिया है। क्यों नहीं जाते हैं भाई न्यायालय तो योगी जी का, मोदी जी का नहीं है ना, स्वतंत्र है। और सब जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, सरकारों के विरुद्ध कितने निर्णय लेती है, तो 1 मिनट में स्टे कर देगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो इसलिए किया जा रहा? उसको नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने अपनी सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये में मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए, जितना कराया उससे 20 गुना आपने बना लिया। तो अगर एक आदमी, सामान्य व्यक्ति, एक कमरा फालतू बना लेता तो क्या अथॉरिटी उसे नोटिस नहीं देती? उसके लिए कानून है, आजम खान के लिए कानून नहीं होगा। कानून सबके लिए समान है, चाहे वो आजम खान हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अभी मेरे पास एक कार्यकर्ता का फ़ोन आ रहा, मैंने उसको कहा भाई 1 मिनट नहीं लगाओगे, गलत निर्माण नहीं करोगे। कहने लगे ठीक है साहब, मैं नहीं करूँगा, जितना कर लिया उसे हटा लूँगा। ठीक, तो ये बिल्कुल निराधार बात है कि किसी यूनिवर्सिटी को, किसी संस्थान को हम इसलिए सरकार तंग कर रही है कि उससे किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा। नहीं, पर कोई बीच का रास्ता भी तो निकल सकता था, अपने अधीन सरकार ले सकती है। वहाँ 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य पर खतरा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर गलत नक्शा था या नक्शा पास नहीं कराया गया था तो ऐसी तमाम इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। नोटिस इशू हुआ है तो बुलडोजर तो चला नहीं है अभी, पर कह दिया गया है खुद चलवा लो, नहीं तो हम चलवा देंगे। अरे भाई, नोटिस में तो आपको, आप अगर इलीगल बनाएंगे आपको भी ये आएगा। नोटिस की सेट लैंग्वेज है, हाँ। उसका प्रोविजन है। आप जाएं, आप कहें कि साहब मेरा नक्शे को आप रेगुलराइज कर दीजिएगा, ये नियम के अंतर्गत है। नहीं है तो न्यायालय में चले जाएं। कौन रोक रहा है उनको? किसी ने रोका है? अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो छात्रों के विरोधी सरकार है, स्कूल बंद हुआ योगी सरकार में। देखो, ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए कानून अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। कानून सबके लिए एक समान होगा। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो उसे रेगुलराइज कराना चाहिए, उसे न्यायपालिका में जाना चाहिए, न्यायपालिका से अनुरोध करना चाहिए। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है अथॉरिटी को कि भाई आप इसको रेगुलराइज करें, जाए, होगा। लेकिन कानून का पालन तो सबको करना होगा।
मुझे लगता है संदेश पहुंच गया होगा हर जगह तक कि कानून का पालन सबको करना है। अगर हम अखिलेश यादव के जीते हुए सांसदों की बात करें, सबसे ज़्यादा मतों से आप जीत के आए, वो रिकॉर्ड आपके पास है, लेकिन बाकी जो आपके साथी सांसद हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो 37 सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनमें से 25 सांसद गैर यादव हैं, मतलब उसमें ओबीसी है या पीडीए वाले हैं। अब ये जो पीडीए वाले और ओबीसी वाले सांसद हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन 24 में किया, वही 27 में आपके लिए चैलेंज बनेगा। आप ये भी बता दीजिएगा जो शेष 12 बचे यादव, उसमें से उनके परिवार के कितने हैं? जी हाँ, आपको कहना ये चाहिए कि उनकी फैमिली को छोड़ करके बाकी इतने हैं। हाँ। बेचारे बाकी जो लोग भी हैं वो जिस कारण से भी होंगे, लेकिन उनका पीडीए उनके परिवार तक सीमित है। उनका जो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप कुछ भी कह सकते हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनका किसी पीडीए से कोई लेना देना नहीं। ये कैसे आप कह रहे हैं? आप बता देख लीजिएगा उनके समय में जो नियुक्ति हुई कितनी पीडीए की करी उन्होंने। उनके समय में जितने जो वो बने एसडीएम, कितने बनाए पीडीए के? एक ही जाति के लोग बने नहीं बने? तो तब कहाँ गया था पीडीए? तो अभी के समय में उन्होंने कितने पीडीए के लोगों को आगे बढ़ाया अपने परिवार के अलावा? केवल और केवल परिवारवाद ही उनका पीडीए का मतलब है, परिवारवाद, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये लोग समझ चुके हैं। मुसलमान, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा, कांग्रेस के अलावा फिर और कहाँ जाए? अगला सवाल ये उठता है। उसे भाजपा में आना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने उसको भ्रमित कर रखा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर नागरिक के लिए, मोदी जी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, योगी जी कभी हिंदू मुसलमान, 144 करोड़ लोगों की बात मोदी जी करते हैं, 25 करोड़ लोगों की बात योगी जी करते हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। आए, राष्ट्र की है क्या? मुसलमान को डरा रखा है लोगों ने, भ्रमित कर रखा है, उसको मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते। लेकिन समझ जाएगा मुसलमान, धीरे धीरे समझेगा, भाजपा में आ जाएगा। उसको भारत के मुसलमान को एक बात अच्छी तरह समझनी होगी कि उसके पूर्वज मुगल नहीं थे, उसके पूर्वज अफगान नहीं थे, वो बाहर से नहीं आए। उनके बाप दादा यहीं रामलाल श्यामलाल कभी रहे होंगे। किसी ने डर से, किसी ने लालच से, किसी ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई बात नहीं। इस देश में इस्लाम के अतिरिक्त भी और बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई भी रहते हैं। उनके बाप दादा, वो भी लंदन से नहीं आए, उनके भी बाप दादा यहीं के हैं। बौद्धिस्ट भी हैं, वो बौद्ध धर्म तो खैर भारत में पैदा हुआ है। जैनीज भी हैं, पारसीज भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन क्या कोई विवाद कभी किसी के बीच सुना? ये भी एक विचार का विषय है कि भाई बौद्धिस्ट से क्यों विवाद नहीं है, जैनीज से क्यों विवाद नहीं है, पारसी से क्यों नहीं है, ईसाई से भी क्यों नहीं है। मुसलमान को राष्ट्र की मुख्यधारा में कांग्रेस और इस विचारधारा के लोगों ने कभी आने नहीं दिया, उसे केवल अपना वोट बैंक बना करके रखा है। और योगी जी यही कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको कायदे कानून से चलना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, देश के संविधान में आस्था रखनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, ये सबको मान लेना चाहिए। देश शरीयत से नहीं चलेगा। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये धमकी वाली भाषा धमकी नहीं है, ये सुझाव है, ये सलाह है। मुसलमान कायदे में नहीं है, सबके लिए है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जो लोग ये ख्वाब दिखाते हैं, इस बात को कह करके उन्हें भड़काना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। इस कारण से थोड़ा है, थोड़े दिन में सबकी समझ में आ जाएगी।
बीजेपी अगर इतना मुस्लिमों की फिक्र करती है, या आपने कहा कि मुस्लिमों को बीजेपी पे भरोसा करना चाहिए, जी। तो फिर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं देती? बीजेपी सबकी फिक्र करती है। मैंने कहा मुस्लिम, आप फिर अलग कह रहे हैं मुस्लिमों की फिक्र करते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मोदी जी 144 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, योगी जी 25 करोड़ लोगों की चिंता तो करते उनको टिकट हैं। क्यों नहीं उसमें देते? हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। नहीं, फिर टिकट क्यों नहीं दिया जाता मुसलमान टिकट को? दिया जाता है जीतने वाले कैंडिडेट को, जो जीत सकता है उसको देते हैं। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक भी जीतने वाला कैंडिडेट मुसलमान नहीं है? जब लगेगा तो देंगे। हम राज्यसभा में नहीं भेजते क्या? हमने एमएलसी बना करके मिनिस्टर नहीं बनाया क्या? भाई हमने मंत्री बनाया ना, तो कौन दानिश अली मंत्री है ना, हमने के सेंटर में मंत्री बना रखे हैं। हमने दूसरे जो पद हैं जो बिना चुनाव के हो सकते हैं वो दिए हुए हैं। हम ऐसा तो नहीं, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हैं वो हमारी साथ है और हम उनको सम्मान देते हैं। मतलब सीधी बात है, अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो जब हमें चुनावों लगेगा में कि कोई जीत जीत सके। हमने मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से जीतते थे तो हम उन्हें टिकट देते थे, पार्टी देती नहीं थी क्या? हाँ, मतलब अभी नहीं लग रहा है कोई हाँ, मुस्लिम कोई लगेगा कैंडिडेट जीतने लायक होगा तो उसे दिया जाएगा। आगे दिया जाएगा। ये अगर- बड़ा बयान है आपका। अगर कोई जीतने की स्थिति में होगा तो उसे इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता होती है इलेक्शन में, हमको प्रत्याशी वही देना है जो चुनाव जीतेगा। फिर ये क्यों कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी? ये कौन कहता है? अमूमन ज्यादातर दलों को ये कहते हुए सुना भारतीय गया जनता है। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता है। हम लोग जाति नहीं देखते, हम लोग धर्म नहीं देखते, हम लोग देखते हैं हम अपनी पार्टी की, हमारी विचारधारा से जो मिल करके चलेगा, पार्टी उस पर विचार करती है। बड़ा संगठन है, बड़े लोग हैं और बहुत बड़ा हमारे यहाँ चैनल है जिसमें स्क्रीनिंग होती है। तो ये बातें जिनके दलों में चलती होंगी वो उनको वोटों का लालच और वोट लुभावने रूप में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उस पर ही हम काम करते हैं। कौन से ऐसे दल हैं जिनमें ये बात चलती है? अब ये आप नहीं बताया कि ऐसा ना रहा था तो आप ही बता दो कौन कहते हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, वो कौन से दल मैंने हैं? तो नहीं कहा। हाँ। आपने कहा कि ये कहते हैं सबकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हाँ। है, तो आप ही बताएंगे कौन कहते हैं। तो ये फॉर्मूला गलत है आपको लगता है? मैं उस यह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है कि हमको देश को 2047 में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सोच के लोगों को चुनाव मैदान में लाती है कि जो चुनाव जीत सके, चुनाव जीत करके और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। हमारा यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में भाजपा काम करती है। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद ही सनातन है। जब वो शंकराचार्य जी से मिलने गए थे उस समय का अब वो उनकी जो तरफ से- शंकराचार्य जिनसे मिलने गए थे उनके आप बयान रोज़ देख रहे हैं। मैं सभी धर्माचार्यों का बहुत स्वागत करता हूँ, मन से स्वागत करता हूँ, लेकिन सबके लिए कुछ सीमा रेखाएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। हम धर्माचार्यों के नतमस्तक होते हैं। वो शंकराचार्य जब एक शादी समारोह में थे तो मोदी जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया था। इसलिए किया था कि वो भगवा वस्त्रधारी हैं और संत हैं, तो सभी संतों का सम्मान करते हैं, उनका भी करते हैं, लेकिन सबको अपनी को किसी का मोहरा नहीं बनने देना चाहिए। उनका काम है धर्म की स्थापना करना। और अखिलेश जी का जो सनातन है वो सनातन ये है कि निहत्ते कार सेवकों का खून से सरयू के पानी को लाल कर दिया था इन लोगों ने 2 नवंबर 1990 को। वो चित्र आपने वीडियोस देखी होंगी, कीर्तन कर रहे थे वो लोग। ये है इनका सनातन, ये है इनका सनातन। जब उत्तराखंड के लोग शांतिपूर्वक अपने उत्तराखंड की मांग करने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड पर माताओं बहनों के साथ जो किया गया, जो वहाँ लोगों पर अत्याचार किया गया, गोलियां चलाई गई और बहनों के साथ जो हुआ उसे मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। ये है इनका सनातन। ये है इनका सनातन कि सदैव राम मंदिर का विरोध किया। आज तक राम मंदिर
गए नहीं। ये है इनका सनातन। किसी रामचरितमानस के को इन्होंने फड़वाया और जलवाया, इनकी पार्टी के नेताओं ने उसको फाड़ा भी और जलाया भी। ये है इनका सनातन कि इन्होंने राणा सांगा जैसे महान योद्धा राष्ट्रभक्त को गद्दार कहने का काम किया। ये घड़ियाली आंसू बहाना और रोज़ रोज़ ट्रेन में ये राम मंदिर नहीं जा सकते, गोल टोपी लगा के दिल्ली की मस्जिद में डिम्पल यादव का अपमान कराने चले गए। ये अपनी पत्नी के सम्मान में भी इन्होंने धमकाने का किसी को काम नहीं करा। उनके हम डिम्पल यादव अखिलेश यादव की पत्नी हो सकती हैं, माननीय सांसद है, लेकिन वो एक महिला है, हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम किसी भी महिला के विरुद्ध कोई बात कहता है तो हम लोग उसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इटावा में भव्य केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं और श्रावण के महीने में उसका बाकायदा उद्घाटन होने वाला है। बड़ा भव्य मंदिर है ये। वो एक देहात में कहावत है ना कि 100 चूहे खा कर के बिल्ली हज को चली। ठीक है ना। हाँ। भगवान शिव के 2 भक्त थे, एक शिवाजी महाराज थे, एक जयसिंह था। शिवाजी महाराज जब पूजा करते थे और तलवार उठा करके चलते थे तो वो शिव भक्तों की रक्षा के लिए चलते थे। उनका संघर्ष सनातन को बचाना, मंदिरों को बचाना, जो जुल्मी मुगल और उन पर अत्याचार करते थे, हिंदुओं का कत्ल करते थे, उनसे लड़ना और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना था। जयसिंह भी एक मंदिर में जाकर नाटक करते थे और जब तलवार उठाते थे तो उनकी तलवार औरंगजेब के साथ चल करके हिंदुओं के सिर काटती थी, सनातनियों के सिर काटती थी, मंदिर तोड़ने का काम करती थी। अब कोई कहे कि जयसिंह शिव भक्त थे तो कोई मान लेगा? नहीं मानेगा ना। शिव भक्त तो शिवाजी ही थे। हाँ। बस ऐसा ही है इनका कुछ फार्मूला। अखिलेश यादव शिव भक्त नहीं है? मैंने बताया ना कि राजा जयसिंह जब शिव जी की पूजा करके तलवार उठा के जाता था, हाँ। तो मंदिर तोड़ने का काम जो लोग करते थे उनके साथ खड़ा होता था। जो लोग हिंदुओं का खून गर्दन काट करके धर्म परिवर्तन कराते थे, जनेऊ तोलते थे कि आज कितना जनेऊ इकट्ठा हुआ, वो उनके साथ खड़ा होता था। एक और लेकिन बहुत बड़ा काम अखिलेश यादव के द्वारा अब किया जा रहा है, वो बाकायदा रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। चुनावों के पहले ये रथ यात्रा निकलेगी और किसी बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ से इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। देखिएगा, काल नेमी आदि काल से होते आए हैं, सृष्टि के अंत तक रहेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। आप हल्के में ले रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी सफा हो जाएगी 2027 में, सपा ढूंढने से नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जो कि उठाया जाना भी चाहिए। हर राम भक्त को, आप कह रहे हैं वो मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन ये नेक कार्य कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, चढ़ावा जो चढ़ाया गया उसमें कैसे पलीता लगाया गया, ये तमाम मामला अखिलेश यादव ने उठाया। उस प्रकरण की SIT जांच कर रही है। जांच में चोर पकड़े गए। अखिलेश यादव जी का उद्देश्य, जो चोरों का सरगना है टीनू यादव, उसकी कितनी बार अखिलेश जी से बात हुई है? आप कैसे उनको सरगना कह रहे हैं? अभी तो जांच चल रही है। आपने कहा। वो अखिलेश यादव जी से क्या बात करते थे? कितनी कॉल अखिलेश जी के टीनू के बीच में हुई है? मैं तो जानता नहीं, आप लोग सोशल मीडिया भी बताते हैं। मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं कि वे कितनी बार हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ऑथेंटिक रूप से लोग कहते हैं कि सैकड़ों बार उन्होंने बातचीत की है। तो क्या बात थी वो? इसका मतलब कोई प्लांटेड थे क्या वो, इसे कराने के लिए और ट्रस्ट को और मंदिर को बदनाम करने के लिए? बहुत सारे विषय हैं, इसकी लंबी जांच होगी जब पोल खुलेगी। लेकिन आपको ये संभावना लग रही है कि वो प्लांटेड हो सकते हैं? मैं 100% मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वो प्लांटेड थे वो लोग, और जानबूझ करके ये कराया गया। उनके पत्र लिखे, उनके बयान से पूर्व लगभग सारे चोर पकड़े जा चुके थे और उनसे काफ़ी वसूली भी हो चुकी थी। केवल FIR रजिस्टर्ड करने का ये था कि बाद में हो जाएगी, तो वो खामोखा सिरे लेने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रस्ट में जो बैठे लोग थे
उनकी भावना और निष्ठा बिल्कुल साफ और ईमानदारी की थी। मेरे और आपके घर में भी कर्मचारी चोरी कर सकते हैं तो आप और हम दोषी नहीं हो जाएंगे। जो दोषी हैं वो पकड़े गए बीजेपी और अभी जांच चल रही है। बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि सरकार बीजेपी की वो सरकार जो राम मंदिर और राम के नाम पर चुन के आई हो, अगर उसकी सरकार में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाए तो आश्चर्य की बात है। चोर पकड़े गए ना, चोर जेल गए ना। बीजेपी की सरकार है इसलिए जेल गए। अंता उत्तर प्रदेश आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि चोरों का राज होता था। चोर थाने चलाते थे, ठेकेदार थाने चलाते थे, और बड़े बड़े जो सत्ता के गलियारे हैं उसके मालिक हुआ करते थे। बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, छोटी बड़ी जो भी जांच में आएगा वो सबके सामने होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। अखिलेश यादव भी अगर इसकी जद में आए, क्योंकि आपने अभी कहा कि अखिलेश यादव इसके पीछे हैं, बयान से आपके यही लगता है, नहीं, तो कार्रवाई आपके होगी? मैंने ये मेरा बयान को आप दोबारा समझ लीजिएगा। बहुत चीज़ें कि वो टीनू यादव की अखिलेश यादव जी से क्या बात होती थी, इतनी बार बात हो रही थी। क्या ट्रस्ट के सदस्य थे अखिलेश यादव जी, या वहाँ के राम भक्त थे जो मंदिर बहुत आते जाते थे, भंडारा करते थे, वहाँ लंगर करते थे? क्या बात हो रही थी वो तो बताना चाहिए ना अखिलेश जी को भी। या तो अखिलेश जी का हमारी उनके बीच कोई बात नहीं हुई, कंडम करें। एक चर्चा है ना, है कि नहीं है? सब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खुलेआम चर्चा है कि सैकड़ों बार उनकी आपस में कॉल हुई है। बताएं भाई क्या कॉल हो रही थी, और ये भी बताएं कि वो मेरे द्वारा प्लांटेड था या नहीं था, या मेरी पार्टी के किसी के द्वारा नहीं था, या हमारा उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो ऐसे ही हमको फ़ोन मिला लेता था, मित्रत्व या कोई रिलेशनशिप भी हो सकती। कुछ तो बताएं भाई। जवाब आप चाहते हैं कि इस पे देना चाहिए अखिलेश यादव को, सुमोटो उनको यह बताना सामने- चाहिए कि ये झूठी बात है, कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ तो कहें। ठीक बात है। लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है कि एसआईटी का जो गठन किया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो रिजल्ट सामने आएगा वो कितना सही है और निष्पक्ष उस है? पुलिस ने ही गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजा है, चोरों को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट किया है, कोई बाहर की नहीं आई थी। और पुलिस ही जांच, उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच ना करेगी तो कहाँ करेगी? उत्तर प्रदेश का मामला है, बताइए कहाँ की करेगी? कोई नेशनल एजेंसी कर सकती है? कहेंगे वो मोदी जी की सरकार है। जी फिर ये कहेंगे हाँ। कि ये तो इनकी एजेंसी है। फिर तो एक काम करो कि उसकी जांच अखिलेश यादव जी से कह दो कि वो खुद ही कर लें भाई। सरकारी एजेंसियों पर तो भरोसा नहीं है उनको। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर अविश्वास करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का एक और बयान है, मैं चाहती हूँ आप इसको सुने और इस पे प्रतिक्रिया अपनी दें। टीनू यादव से बातचीत के ऊपर ही उनका बयान है। वो ये कह रहे हैं कि सब सोच समझकर राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है। ये आरोप भी अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है कि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं, पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं कि मेरी बात हुई या नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई, ये भी बता देते भाई। वो इस पे कह रहे हैं तो इस पे दो बात और जोड़ देते कि मेरी टीनू यादव से बात नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, अगर हुई है तो कहे हाँ हुई है, हमारी इस संबंध में बात नहीं हुई। दूसरी बात हुई, एक चोर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है वो आपसे बात कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आप बताएं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है? आप चोर से बात कर रहे हो, अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो रोज़ आपसे फ़ोन कॉल कर रहा हो तो वो तो अखिलेश यादव है, शायद इसलिए पुलिस अभी प्रयास नहीं कर रही, लेकिन मेरे आपके घर तो पहुंच जाती। अब बताओ आपकी क्या बात हो रही थी, पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? ठीक बात है। तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई हमारी बात, वो ये जो चौपाई लिख रहे हैं इसके बजाय स्पष्ट बताए ना। चलिए, मुझे लगता है आपकी आवाज़ तो ज़रूर पहुंच रही होगी वहाँ तक। इसके बाद देखते हैं कोई बयान आता है या नहीं आता है। लेकिन कहाँ चूक रह गई, इस विषय पे कभी मंथन
हुआ है या किया गया है या आपने देखो, सोचा है? एसआईटी जांच कर रही है, ये मेरा विषय नहीं है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं है। एसआईटी गठित की गई है, वो जांच करेगी और जांच की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। कोई चूक नहीं है, जो जांच हो रही है वो हो रही है। चोर चोरी कर लेते हैं भाई, कहाँ नहीं हो जाती है। कितने हल्के में आप कह रहे हैं चोर चोरी कर लेते हैं? पकड़े चोर चोरी कर ले और पकड़ा ना जाए, वो बड़ी दिक्कत है। चोर ने चोरी की तो पकड़ा भी गया, जेल भी गया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, कोई और शामिल होगा उस पर भी होगी, और एसआईटी जांच कर रही है।